हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आज हम मृदा निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा निर्माण का मतलब क्या है और ये कैसे होता है। देखिए, मृदा उत्पत्ति जो है वो मृदा पिंड का उद्भव है जो भूपपड़ी के अपक्षय और उसमें होने वाले रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन कौन कौन से हैं? उनमें भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन, चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक के अलावा इसमें जो है वो जैविक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इन सब के कारण चट्टानें जो हैं वो किसमें बदल जाती हैं? मृदा के अंदर बदलती हैं। तो बेसिकली हमारा जो कांसेप्ट है इसका वो ये रहेगा। देखिए, चट्टानें जब टूटती हैं, जब चट्टानें टूटती हैं तो वायुमंडल की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और उन वायुमंडलीय क्रियाओं के द्वारा, वायुमंडलीय क्रियाओं का मतलब ये है कि जैसे वहाँ कोई जैविक कारक या कोई वायु या जल या ताप के द्वारा चट्टानों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है उससे जो पैतृक पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको कि रिगोलिथ कहा जाता है। ठीक है, रिगोलिथ कहा जाता है। रिगोलिथ जो है वो ऊपरी पदार्थ होता है और इसके नीचे जो है वो ठोस चट्टानें होती हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि चट्टानों को मृदा में बदलने के पश्चात जो सूक्ष्म पदार्थों का निर्माण होता है वो रिगोलिथ कहलाते हैं। और रिगोलिथ जो है ऊपरी परत पर रहता है, नीचे की परत जो है वो ठोस चट्टानें उसके अंदर होती हैं। और इसके अलावा परिवहन शक्तियां जैसे कि गुरुत्व बल, बहता हुआ पानी हुआ, ठीक है, वायु हुई, इससे चट्टानों को जो है वो टूटकर चट्टानें सूक्ष्म भागों में बढ़ जाती हैं और उसके बाद में क्या होता है कि वो इधर उधर अलग अलग स्थानों पर वितरित होती हैं। मृदा उत्पत्ति जो है वो प्राय दो प्रकार से होती है। एक तो होती है अपक्षय के द्वारा, ठीक है, और अपक्षय के अंदर हमने डिटेल में पढ़ लिया था अपक्षय को। अपक्षय जो है वो कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, तो हमने इसमें कारक भी पढ़े थे कि भौतिक कारकों से होता है, रासायनिक कारकों से होता है, जैविक कारकों से होता है। तो पहला जो तरीका है वो ये है कि अपक्षय जो है उससे मृदा का निर्माण होता है। और दूसरा है हमने एक कई दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा था मृदा प्रोफाइल। तो मृदा प्रोफाइल जो है वो भी एक पैटर्न है जिससे कि मृदा का निर्माण होता है। तो ये दो तरीके हैं जिनसे कि मृदा जो है उसका निर्माण होता है। मृदा निर्माण के अंदर जो दो प्रवस्थाएं होती हैं, मतलब कि जिन जिन प्रवस्थाओं में मृदा में परिवर्तन आता है, परिवर्तन का मतलब कि चट्टानें जो है वो किस प्रकार से बदलती हैं। तो देखिए, पहली प्रवस्था ये है कि मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थों का निर्माण, मूल पदार्थों से कच्चे पदार्थों का निर्माण। ठीक है, ये मैं आपको क्या चीज बता रहा हूं? मैं आपको मृदा निर्माण की प्रवस्थाएं बता रहा हूं। ठीक है, मृदा निर्माण की प्रवस्थाएं क्या है? तो मूल पदार्थों से कच्चे पदार्थों का निर्माण होता है और फिर उसके बाद में ये जो कच्चे पदार्थ बन जाते हैं, कच्चे पदार्थों का मृदा में रूपांतरण, दूसरा काम जो है इसमें। ठीक है, तो अब आगे हम मृदा निर्माण में ही कुछ प्रक्रम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वो प्रक्रम जो है वो आपको याद रखने हैं। उनमें क्या है कि मृदा निर्माण के जो ये प्रक्रम होंगे इसके कुछ जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, उन शब्दों का मतलब आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए,
मृदा निर्माण में जो शब्द यूज करेंगे वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक जो है वो मृदा निर्माण में होने वाली प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं इनकी हम बात करते हैं। तो सारे के सारे इंग्लिश वर्ड है और अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको परिभाषा पूछी जाएगी कि इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहला जो है वो है ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए ह्यूमिफिकेशन क्या है कि मृदा कार्बनिक पदार्थों का स्रोत और इसकी ऊपरी सतह पर जो पत्तियां हैं या जो जैविक सूक्ष्म जीव हैं या फिर मृत जीव हैं उन सब के आपस में संगठन से ह्यूमस का निर्माण होता है। और वो ह्यूमस जो है उसके बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। ये प्रक्रिया मृदा की सतह पर ह्यूमस परत जिसे ओ स्तर कहते हैं बनाने में सहायक होती है। तो आप याद कीजिए कि जब हमने मृदा के संस्तर पढ़े थे तो मैंने उसमें आपको स्तर पढ़ाए थे ओ ए बी इस प्रकार से। तो ह्यूमस का निर्माण जो है मृदा के ओ स्तर के अंदर होता है और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो मोस्टली ये होती कहाँ है, ह्यूमिफिकेशन का जो काम है वो होता कहाँ है। तो आप देखेंगे कि जो शुष्क एरिया है जहां पर पानी की कमी है वहां ये प्रक्रिया जो है वो कम पाई जाती है। मोस्टली ह्यूमिफिकेशन जो है वो नमी वाली जो जगह है, नमी वाले जो स्थान है वहां ज्यादा होती है। तो इसमें जब पानी इस तरफ से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित कुछ कार्बनिक अम्ल जो है वो क्या चले जाते हैं, नीचे की परतों के अंदर चले जाते हैं और ए और बी स्तर के अंदर चले जाते हैं। तो ये ह्यूमिफिकेशन इसका मतलब ये हुआ। तो अगर हम इसको आउटलाइन लिखें इसकी तो इसमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ प्लस मृत जीव प्लस सूक्ष्म जीव प्लस कीट है ना, केंचुए, ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और ह्यूमस के बनने की प्रक्रिया जो है उसी को हम क्या कह देते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी जो प्रक्रिया है इसका नाम है निक्षालन। निक्षालन को इंग्लिश में इल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, इल्यूएशन ये इसकी जो है स्पेलिंग है। निक्षालन हिंदी में बोलेंगे। दूसरा वर्ड जैसे कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अलावा अगर हम केमिस्ट्री में बोलें तो निक्षालन को लीचिंग कहा जाता है, लीचिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपरी सतह के अवयव जो हैं, जब वो ये मान लेते हैं कि भूमि है, यहाँ पर कुछ अवयव उपस्थित हैं और जब ये रिस कर भूमि के नीचे की परत में चले जाते हैं, ये निचली परत है, तो जब ये निचली परत में चले जाते हैं तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निक्षालन कहलाती है। निक्षालन का जो अर्थ अगर अपन बात करें तो निक्षालन का अर्थ होता है धुलाई होना, धुलाई करना किसी चीज की। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ऊपर से ये जो ऊपर की जो भाग है ये साफ हो रहा है और पानी जो है रिस कर कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। आर्द्र जलवायु वाले स्थानों में सिलिका निक्षालित होकर जो है जो नीचे की जो परतें हैं उनके अंदर चली जाती है। तो ये निक्षालन के बारे में इतना आपको याद रखना है। ठीक है, निक्षालन का जो अर्थ है वो आपको आना चाहिए। निक्षालन का अर्थ होता है किसी चीज का धुलना या उसको धुलाई होना उसको। फिर उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आता है निक्षेपण। तो निक्षेपण जो है कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों का निचले स्तरों में पहुंचकर जमा होने की जो प्रक्रिया है उसको हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जब सारे पदार्थ जो हैं ऊपर से रिस कर नीचे भूमि के निचले स्तर में पहुंच जाते हैं तो वो वहां जमा होने लगते हैं और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थों के निचले स्तरों में
निचले स्तरों में जमा होने की प्रक्रिया, जमा होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, निक्षालन कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, क्ले होती है, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, ये सारे के सारे नीचे जमा होते रहते हैं। तो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, पहला ह्यूमिडिफिकेशन था, दूसरा निक्षालन था और तीसरा जो था वो निक्षेपण था। अब इसके बाद में चौथा पार्ट देखिए इसमें, पोटजलीकरण। ठीक है, पोटजलीकरण या पोटजोलीकरण। ठीक, पोटजोलीकरण क्या होता है, एक्चुअल में ये एक रूसी भाषा का शब्द है। ठीक है, पोटजोल, पोटजोल से इसको लिया गया है। तो इसमें देखिए पोटजो, ये इसका इंग्लिश में वर्ड है। अगर अपन इसको रशियन लैंग्वेज में लिखें तो ये पोटजोल हो गया इसका, पोटजोल। ठीक है, पोटजोल का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ जो है निक्षेपित हो रहे हैं उनके अंदर क्या होता है कि बदलाव के बाद में वो राख जैसे बन जाते हैं। राख जैसे बनने का मतलब ये है कि उनकी जो रासायनिक प्रवृत्ति है वो चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब ये है कि उनके अंदर अम्लीय गुण आ जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो पोटजोलीकरण कहलाती है। तो इसको आपने याद रखना है, ऐसे इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि पोटजोलीकरण क्या होता है। तो पोटजोल वर्ड जो है वो रूसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है राख जैसा। और यह प्रकरण जो है ये, क्योंकि रशिया जो है बहुत ठंडा प्रदेश है, तो ये प्रकरण जो है ये होता भी ठंडे प्रदेशों में ही है। ठीक है, तो इसमें भूमि मृदा जो है वो अम्लीय बन जाती है और उसके अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद पोटजोलीकरण के बाद नेक्स्ट इसके अंदर टर्म आती है लैटेराइजेशन। लैटेराइजेशन, तो लैटेराइजेशन क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, लैटिन भाषा का शब्द है और लैटेराइजेशन का जो अगर अपन अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कठोर हो जाना। ठीक है, कठोर हो जाना, जैसे कोई भी चीज ईंट की तरह कठोर हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं कि इसका लैटेराइजेशन हो गया है। तो यह जो स्तर है इसके अंदर क्या होता है कि जो कुछ भी तत्व है, जैसे कि कोई धात्विक तत्व है, जैसे कि आयरन की हम बात करते हैं अक्सर, आयरन जो हुआ, जो जल है या जो द्रव पदार्थ है वो रिस कर तो भूमि में चले जाते हैं, आयरन जो है ऊपरी अवस्था में ही रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है भूमि का जो रंग है वो लाल रंग हो जाता है। आपने देखा भी होगा जो लाल रंग की मिट्टी होती है उसमें आयरन ऑक्साइड जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, लैटेराइजेशन कहते हैं। इन मृदाओं का जो रंग है वो मोस्टली लाल रंग होता है या फिर बादामी रंग का हो जाता है। तो इसके अंदर जो क्षारीय पदार्थ हैं वो तो निक्षालित होकर अपने आप ही निम्न स्तरों में चले जाते हैं और जो धात्विक पदार्थ हैं वो ऊपरी स्तर में रह जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, लैटेराइजेशन कहलाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कैल्सीकरण। कैल्सीकरण, ठीक है, कैल्सीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन, तो देखो भैया कैल्सिफिकेशन क्या चीज होती है। कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि कैल्शियम का बन जाना। अब जैसे कैल्शियम का फार्मूला होता है Ca, तो इसमें क्या होता है कि मृदा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संचित होता रहता है और संचित होने के बाद में क्या होता है कि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका जमाव हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। जैसे इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो मृदा के अंदर पाई जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। H2CO3 का फार्मूला कार्बोनिक अम्ल का है। ये कार्बोनिक अम्ल जो है H2CO3 ये कैल्शियम से रिएक्ट करके और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है।
और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है आगे इसके अंदर एक स्टेप और आता है बीच में। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संचित हो जाता है भूमि के अंदर। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, कैल्सीकरण कहा जाता है। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रक्रम है इसके बाद में वाला वो इसका उल्टा है, यानी कि उसके अंदर जो कैल्शियम उपस्थित होगा उसका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको हम 7वां पॉइंट है, इसको बोलते हैं डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीकरण इंग्लिश में डीकैल्सीफिकेशन। तो डीकैल्सीफिकेशन जैसा नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर जो कैल्शियम उपस्थित है भूमि के अंदर वो नष्ट होकर मतलब रासायनिक रूप से परिवर्तित हो जाता है और अन्य पदार्थों में बदल जाता है। जैसे कि इसके अंदर देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ये वाटर हुआ, वाटर और इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो ये तीनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो गया और वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद में 8वां पॉइंट आता है लवणीकरण। लवणीकरण इसका मतलब होता है कि भूमि के अंदर लवण का निर्माण हो जाता है भूमि के अंदर। विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है आपस में क्रिया करके जो है वो धातु के साथ क्रिया करके लवण बना लेते हैं और भूमि के अंदर संचित होते रहते हैं। जैसे देखिए कि जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड जब सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो NaCl बना लेगा। क्लोराइड ही जब कैल्शियम के साथ क्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये सारे आपस में क्रिया करके लवणों का निर्माण कर लेते हैं और ये लवण जो है वो भूमि में संचित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लवणीकरण कहा जाता है। और लवणीकरण की जो समस्या है ये आपने देखा होगा कि जो हमारा क्षेत्र है इसमें पाई जाती है, इसमें बहुतायत से पाई जाती है। तो यह प्रक्रिया जो है वो लवणीय मृदा का निर्माण कर देती है और इसको हम लवणीकरण कहते हैं। दूसरा जो है लास्ट स्टेप इसके अंदर बचता है मृदा निर्माण का, उसको हम कहते हैं पीडो या पेडो टर्बेशन। ठीक है, पेडो टर्बेशन या फिर इंग्लिश में हम इसको पीडो टर्बेशन कहेंगे। पीडो टर्बेशन क्लियर है भाई। तो पीडो टर्बेशन में क्या होता है कि विभिन्न विकसित संस्तर जो हैं वो आपस में मिश्रित होकर मृदा का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि हमने अलग अलग संस्तरों की बात करी थी, ऊपरी स्तर O स्तर हुआ, A हुआ, B हुआ और इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें कणों का जो आकार है वो अलग अलग प्रकार का होता है, रासायनिक रूप से भी अलग अलग होते हैं। ऊपरी स्तर जो है ह्यूमस का होता है जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड जो है वो मृदा के किसी दूसरे स्तर में पाए जाते हैं। तो ये सारे संस्तर जो है आपस में मिलकर क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। और इसी प्रक्रम को ही, इस पूरे प्रक्रम को जब ये अलग अलग स्तर आपस में मिलकर मृदा बनाते हैं तो इस प्रक्रम को ही क्या कहा जाता है, पीडो टर्बेशन कहा जाता है। और सभी मृदाओं के अंदर विभिन्न जो संस्तर हैं उसके अंदर उनका मिश्रण होता है और यह क्रिया जंतुओं द्वारा, जैसे दीमक, केंचुए, चींटियां और गाद बनाने वाले जंतु जो है उनके कारण जो क्या होता है, वनस्पतियां भी उसमें उपस्थित होती हैं या क्ले उपस्थित होती है, तो उनके संकुचन और उनके फैलाव की वजह से ये प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो यहाँ हम जो है लास्ट स्टेप जो है उसको हम पीडो टर्बेशन कहते हैं। तो ये इतने स्टेप आपको याद रखने हैं, लगभग 9 स्टेप हमने पढ़ लिए। 9 के 9 स्टेप आपको याद होने चाहिए। इसमें आपको उसका स्टेप का नाम और उसका मतलब क्या है ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये सारा